नमस्कार बंधुओं। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पुनर्जागरण के बारे में ये दूसरा वीडियो है हमारा, जिसमें पुनर्जागरण इटली में सबसे पहली बार क्यों हुआ था, उसके क्या कारण थे, इस पर हम लोग विचार करेंगे। विश्व में अभूतपूर्व ज्ञानोदय, इटली में पुनर्जागरण के कारण। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको अच्छी तरीके से हमारे सभी वीडियो मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इटली यूरोप का वो पहला देश था जहां पर ज्ञान का सबसे पहली बार विकास हुआ, चिंतन हुआ, और उसके चिंतन में एक नई परंपरा जुड़ी, एक नया तरीका जुड़ा। मध्यकालीन यूरोप के अंदर जो विकास की गति शिथिल हो गई थी, जो चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, धर्मांधता फैली हुई थी, अंधविश्वास थी, शांति नहीं थी, जनता को बहुत परेशानियां थी, तो उस समय जो अंधकार का युग था, उस युग के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके द्वारा एक नए चिंतन का विकास हुआ, और उसी नए चिंतन को नाम दिया गया पुनर्जागरण। और ये सबसे पहले इटली में हुआ था। इसके क्या कारण थे, इन पर हम विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इटली की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, वो समझना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि नेपल्स, जो कि दक्षिणी इटली का भाग था, दक्षिणी इटली जो कि सिसिली राज्य था, वहां पर इसको किंगडम ऑफ सिसिलीज कहा जाता था। तो यहां पर एक समृद्धशाली, शक्तिशाली साम्राज्य था जो राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत आता था और बहुत विकसित अवस्था थी। मध्य इटली के अंदर अगर हम देखें तो पोप की लौकिक सत्ता थी। इसका मतलब ये है कि जो ईसाई धर्म था और जिसका सबसे बड़ा धर्माधिकारी जो माना जाता है विश्व में, वो पोप है। तो यह पोप का पवित्र राज्य था जहां पर उसकी लौकिक सत्ता स्थापित थी, और इस लौकिक सत्ता के आधार पर वो पूरे यूरोप में ईसाईयत का प्रचार और प्रसार करवाता। इसके बाद उत्तर मध्य इटली को देखें तो यहाँ मिलान में राजतंत्र था, वेनिस में कुलीन तंत्र था, फ्लोरेंस में प्रजातंत्र था, और जेनेवा में व्यापारी समर्थित अभिजात तंत्र था। तो इस तरीके से जो मध्य इटली है उसमें तरह तरह की अलग अलग राज्यों में व्यवस्थाएं थी, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं में अच्छी बात ये थी कि अपनी समृद्धि के लिए काम कर रहे थे। अब उत्तर इटली में अगर देखें तो सार्डिनिया और पीडमोंट राज्य थे जहां पर निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था थी। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत शक्तिशाली राजतंत्र जो था वो काम कर रहा था। कहने का मतलब है कि इटली में एक जैसी शासन व्यवस्था नहीं थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं थी, और अच्छी बात ये थी कि ये सभी शासन व्यवस्थाएं लोगों की कल्याण करने के लिए कार्य करने को तैयार थी। अब पुनर्जागरण के कारण अगर हम देखें इटली के अंदर तो क्या थे, उन पर हम विचार करेंगे। प्राचीन रोमन सभ्यता के गौरवशाली अवशेष। प्राचीन काल में जो रोमन सभ्यता थी, जिस समय एशियाई देशों में कांस्ययुगीन सभ्यताओं का विकास हो रहा था, लगभग उसी समय, उसी के आसपास रोम में भी एक सभ्यता का विकास हो रहा था जिसको रोम की सभ्यता कहा जाता। इस समय यहाँ पेरिक्लीस की शासनकाल के बहुत से अवशेष थे जो इटली के लोगों को उसके प्राचीन गौरव की याद दिलाते थे, जिन्होंने क्रीट और कार्थेज को पाने के लिए प्यूनिक युद्ध किए थे और प्यूनिक युद्धों में विजय प्राप्त की थी। ये क्रीट और कार्थेज जो थे वो अफ्रीकी क्षेत्रों में थे, जहां पर बहुत सारे स्मारक थे, इस तरीके के अवशेष थे
जिनसे कि हमको रोमन सभ्यता का वहां के लोगों को पता चलता था कि उनकी सभ्यता कितनी पुरानी रही थी। तो अपने प्राचीन गौरव को देख करके भी लोग सोचते थे कि हमें भी कुछ नया करना चाहिए। तो जिसके कारण से इस चिंतन का विकास हुआ, जिसको कि पुनर्जागरण कहा गया। दूसरा जो कारण था वो था व्यापारिक समृद्धि। एशिया और यूरोप के देशों का जो व्यापारिक केंद्र थे, वे उन नगरों के निवासी वो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इटली के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, जिसके कारण से इटली के लोग भी ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना चाहते थे। वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस, मिलान ऐसे केंद्र थे जो कि व्यापार के केंद्र बने हुए थे, और व्यापार के केंद्र के साथ साथ वो कला और साहित्य के केंद्र भी बने हुए थे। तो तेजी से नगरीकरण हो रहा था, समृद्धशाली धनी वर्ग का उदय हो चुका था, जिसने कि कला और साहित्य का संरक्षण किया, और वहां पर अनेक केंद्र विकसित हो गए थे। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था यूनान और रोम का मानववादी साहित्य। अध्ययन की प्राचीन परंपरा इटली में चली आ रही थी, जिसमें मानववादी साहित्य पर विमर्श होता था। मध्ययुगीन धारणाओं से विचलित होकर के सार्वभौमिक हितों की बात होती थी, सुखों पर चिंतन किया जाता था, जनहित की बात होती थी, और वो बात मानववादी होती थी, जिसके कारण से इटली में नई सोच विकसित हो रही थी, जिसने पुनर्जागरण को प्रभावित किया और उसको अंजाम दिया। अगली बात, दीर्घकालीन शांति। 1454 ईस्वी में फ्रांस द्वारा उत्तरी इटली पर अंतिम आक्रमण किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि मध्यकाल में फ्रांस ने कई बार उत्तरी इटली के क्षेत्रों को पाने की कोशिश की थी, जिसमें सार्डिनिया और पीडमोंट ये महत्वपूर्ण राज्य थे। लेकिन 1454 के बाद ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ? क्योंकि शांति थी एक लंबे समय से, इसलिए विकास का अवसर बन गया। क्योंकि जब शांति व्यवस्था होती है तभी व्यक्ति विकास के बारे में सोच सकता है। संसाधनों की पर्याप्तता थी, संसाधन को मौजूद थे, जिसके कारण से लोगों में उत्साह था कुछ करने का, और लोगों ने उस उत्साह से क्या किया? सक्रियता बढ़ी, सृजनात्मकता बढ़ी, और पुनर्जागरण को गति मिली। अगली बात है ईसाई जगत का केंद्र होना। रोम, जो कि इटली की राजधानी था, वहां पर ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्माधिकारी पोप रहता था, और पोप के द्वारा वहां पर राज्य स्थापित किया गया था, जिसको रोम का पवित्र राज्य कहते थे। और इसके कारण से वहां पर विद्वान आते थे, कलाकार आते थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग आते थे, जिससे क्या हुआ कि वहां पर शास्त्रार्थ होते थे, ईसाई धर्म के बारे में बातचीत होती थी। तो यहाँ पर यूनानी पांडुलिपियों का लैटिन में अनुवाद किया गया। बहुत सारे विद्वान आए तो उन्होंने लैटिन में अनुवाद किया गया यूनानी पांडुलिपियों, क्योंकि हमने पीछे आपको बताया है कि जब यूनान पर या कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण हो गया था तो बहुत सारे विद्वान लोग इटली में आ गए थे। अगली बात थी पोप निकोलस पंचम जो पोप थे ईसाई धर्म के, 1447 ईस्वी से 1455 ईस्वी तक, उनके द्वारा वेटिकन सिटी में एक बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया गया था, जहां पर दूर दराज से पांडुलिपियां इकट्ठी करके लाई गई थी, पुस्तकें एकत्रित की गई थी, और यूरोपीय लोग रोम की यात्रा करते थे तो वहां पुस्तकालय में जाकर के उन पुस्तकों को पढ़ते थे। इससे क्या हुआ? ज्ञान का विस्तार हुआ और पुनर्जागरण और तेजी से होने लगा। अगला कारण, तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक स्वरूप। इटली का जो राजनीतिक स्वरूप था, जिस पर कि हमने बात की थी पीछे अभी, राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में,
वो पृष्ठभूमि पुनर्जागरण के लिए हितकारी थी और सामाजिक स्वरूप भी अच्छा था। शासकों ने कला और साहित्य में रुचि दिखाई। भावना प्रधान और बुद्धिपरक वर्ग का उदय हुआ। इटली के अंदर एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो बुद्धिजीवी वर्ग था। राजनीतिज्ञों ने कलाकारों का संरक्षण किया। समाज ने जो परिवर्तन हो रहे थे उनको स्वीकार किया, नए चिंतन को स्वीकार किया, नई सोच को स्वीकार किया, जिसके कारण से राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरीके का परिवेश पुनर्जागरण के पक्ष में हो गया, जिससे पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ, क्योंकि वहां के शासक वर्ग ने भी उसे स्वीकार किया, वहां के आम लोगों ने भी उसे स्वीकार किया। अब अगला जो कारण है वो है चिंतन की उदारवादी परंपरा। इटली में राजनीतिक विरोधाभास होने के बावजूद भी सभी राज्यों में प्रगतिशील विचारधारा का विकास हो रहा था। सभी चाहते थे कि देश के लोगों को समृद्धि प्राप्त हो, और वो तभी हो सकती थी जब उदारवादी विचारधारा, और इसी के कारण से लोक हितकारी उदारवादी विचारों का उदय हुआ, जिससे मानववाद को गति मिली, प्रगति हुई, वैज्ञानिकता को सर्वोपरि रखा गया, हर चिंतन को तर्क की कसौटी पर कसा गया कि वो मानव के लिए हितवादी है अथवा नहीं है, प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रही है अथवा नहीं कर रही है, उसके वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त होंगे अथवा नहीं होंगे। जब इन चीजों पर मंथन होने लगा तो पुनर्जागरण के लिए बहुत अच्छा मंच तैयार हो गया। अगला कारण कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में विंजेटाइन साम्राज्य समाप्त होने के कगार पर आ गया और तुर्कों ने आक्रमण करके कुस्तुनतुनिया को जीत लिया। कुस्तुनतुनिया जो कि यूनान की राजधानी था, जहां पर कि प्राचीन काल से ही एक लंबी परंपरा चली आ रही थी अध्ययन की, जहां सुकरात हुए, जहां प्लेटो हुए, उनके शिष्य अरस्तु हुए, जिन्होंने इतिहास, दर्शन और राजनीति पर मंथन करने के बाद अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया, और उसके बाद सिकंदर, जिसने कि उस विचारधारा को प्रक्रियात्मक रूप प्रदान किया। ऐसे समृद्धशाली राज्य पर जब आक्रमण हो गया तो बर्बर तुर्कों ने उसका विनाश कर दिया। वहां पर जो विद्वान थे, जो कलाकार थे, जो व्यापारी थे, उनका पलायन शुरू हो गया और इटली द्वारा उन लोगों को संरक्षण प्रदान किया गया। इसलिए वे लोग इटली में आकर के बस गए। उन्हें चूंकि संरक्षण मिला तो उन्होंने वही कार्य जो यूनान में कर रहे थे वो काम इटली में आकर के करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इटली के अंदर ज्ञान विज्ञान का व्यापक अध्ययन होने लगा और पुनर्जागरण पुष्पित और पल्लवित होने लगा और अब वो फलित होने की दिशा में आ गया। अगली बात अगर हम देखें तो वो है कि प्रतिभाओं का योग। इटली के अंदर एक से एक बढ़कर विद्वान थे, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर। साहित्यकारों की दृष्टि से देखें, चिंतकों की दृष्टि से देखें तो दांते, जिसने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिख करके दुनिया की आंखें खोल दी, अंधविश्वासों पर ऐसा कुठाराघात किया कि वो तार तार होने लगे और उसके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टि प्रस्तुत की। पेट्रार्क, जिसको मानववाद का पिता कहा जाता था, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, उसने लोगों को बताया है कि इंसान इंसान के लिए है, तो उससे नई दिशा प्राप्त हुई। इसी तरीके से वोकेसियो, ये वे साहित्यकार थे या वे चिंतक थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा लोगों की आंखें खोल दी,
लोगों को नई दिशा दी। इसके बाद देखें हम कलाकारों की दृष्टि से देखें तो माइकल एंजेलो, जो कि दुनिया का माना हुआ कलाकार, डोनाटेली, फ्रा फिलिप्पो, बोटिसेली और लिप्पी, ये वे कलाकार थे जिन्होंने द लास्ट सपर, द फॉल ऑफ मैन जैसी कलाकृतियों के द्वारा, मोनालिसा जैसी कलाकृतियों के द्वारा दुनिया को नई दिशा दिखाई, कला को एक नया स्वरूप दिया। तो इन प्रतिभाओं के कारण से इटली के अंदर पुनर्जागरण को तीव्रता मिली। इसी तरीके से राजनीतिक चिंतकों की दृष्टि से अगर हम देखें तो मैकियावेली, फिशिनो, लूसाडेला, रोबिया, बेरोसियो जैसे लोग थे जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में नया चिंतन किया। मैकियावेली ने नया दर्शन दिया, जिसने शक्तियों के बारे में बात की, नए राजनीतिक विचारों के बारे में बात की, तो उससे पुनर्जागरण और अच्छे तरीके से फलित होने लगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी लियोनार्दो दा विंसी, जो एक अध्यापक था, जो एक कलाकार था, जो एक इंजीनियर था, जो एक वास्तुकार था, सभी कुछ उसने किया। इसी तरीके से अल्बर्टी, ये दुनिया के वे लोग थे जिनको सबसे बड़ा ऑलराउंडर माना जाता है। इन प्रतिभाओं से पुनर्जागरण समृद्ध हो गया और बिल्कुल चिंतन बदल गया, सोच बदल गई। इसी तरीके से और भी बहुत से कारण थे, अन्य कारण थे, जिसमें जनता की अभिरुचि, जनता बहुत इंटरेस्ट दिखा रही थी, जो भी परिवर्तन हो रहे थे, जो चिंतन बदल रहा था, जो सोच बदल रही थी, उसमें जनता पूरी भागीदारी कर रही थी, जिससे पुनर्जागरण खूब तेजी से बढ़ा। अलग सरकारों का सहयोग, इटली अनेक राज्यों में विभाजित था, अनेक तरीके की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, लेकिन इसके बावजूद सभी सरकारें इस बात का सहयोग कर रही थी, धन उपलब्ध करा रही थी, संसाधन उपलब्ध करा रही थी, जिससे कि ज्ञान का विस्तार हो सके, नई चिंतन परंपराओं का विकास हो सके, व्यापार की समृद्धि हो सके, नगरों का सौंदर्यीकरण हो सके, समृद्धि बढ़ सके। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता, अगला जो महत्वपूर्ण कारण था, अगर कहीं पर किसी भी चिंतन का विकास होता है, कोई नया चिंतन आता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे अगर नहीं स्वीकारा जाता है तो वो धीरे धीरे हतोत्साहित होने लगता है। परंतु पुनर्जागरण के बारे में यह था कि जब वो इटली से बाहर निकला, दूसरे देशों में गया, तो उसकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी और स्वीकार्यता बढ़ने के कारण से इटली में बराबर निरंतर नए चिंतन का विकास होता चला गया। और अगली बात क्या थी? यूरोप में समय की मांग। यूरोप जो कि लंबे समय से अंधकार युग में जी रहा था, वहां के लोग बहुत विचलित थे कुछ नया करने के लिए, उत्साहित थे कुछ करने के लिए, शांति देखना चाहते थे, सुख देखना चाहते थे, समृद्धि देखना चाहते थे, कुछ नया वैज्ञानिक देखना चाहते थे, कुछ नया देखना चाहते थे, जिसके कारण से पुनर्जागरण का सबसे पहले विकास इटली के अंदर हुआ। तो ये भी कारण थे जिनके आधार पर इटली में पुनर्जागरण का विकास हुआ। इन पर हमने विचार किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अध्ययन जारी रखिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, प्रतियोगिताओं की तैयारी करते रहिए और तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।